तो एसएससी जीडी का हिंदी मीडियम के अंदर एक कंप्लीट मॉक टेस्ट फिर से सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग और मैथ्स दो चीजें कराऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लड रिलेशन के ऊपर। आपको दिया है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। माइनस का मीनिंग है पत्नी, तो माइनस का मतलब हो जाएगा पत्नी। मल्टीप्लाई का मतलब होगा भाई और डिवाइड का मतलब हो जाएगा पुत्री। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया निम्नलिखित में से किस व्यंजन के अनुसार एस पी की पत्नी है। हमको ये बताना है कौन से ऑप्शन से आपको ये पता लगेगा एस जो है वो पी की पत्नी है। सबसे पहले अगर एस पी की पत्नी है तो एस होनी चाहिए फीमेल। अब फीमेल जिस ऑप्शन में फीमेल प्रूव नहीं होगी पहले तो हम वो एलिमिनेट कर देंगे। पहले एस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? बाई, तो एस तो क्यू का बाई हो गया। अगर बाई हो गया तो फिर ये कैंसिल हो गया। अगर यहां मल्टीप्लाई है यहां भी मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब यहां भी तो बाई होगा, मतलब क्या होगा? मेल होगा। हमको तो फीमेल प्रूव करना है, तो दो ऑप्शन तो सीधे कट गए मेरे पास है ये दो ऑप्शन P प्लस Q। अब यहाँ पे S जो है वो एंड में लिखा हुआ है, तो जिसमें एंड में लिखा होगा वो भी आपका ऑप्शन सीधा कैंसिल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मेरे को पता है R डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है? पुत्री। तो R जो है वो पुत्री है किसकी? S की पुत्री है। अगर S की बेटी है, बट S क्या है? S का तो नहीं पता लगेगा ना कि S फादर है या मदर है, उसका जेंडर ही पता लग पाएगा। तो जो लास्ट में होगा उसका जेंडर नहीं बता सकते। इन दोनों में हमको पता लगा एस जो है वो आदमी है, तो आदमी तो होगा नहीं, पत्नी प्रूव करना था, तो बचा हमारे पास सी ऑप्शन। मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। एसएससी जीडी का पहला क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन के ऊपर। आगे चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के आपको 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे एग्जाम में, तो उसको आप क्या करिएगा, ऊपर एबीसी लिख के रख लीजिएगा। अब यहां पे देखिए फर्स्ट, तो फर्स्ट का ये कोड दिया है। अगर आपको इतना बड़ा कोड दिया है तो इसका मतलब इनके कोड को प्लस माइनस तो नहीं किया होगा, इंडिविजुअल कुछ कैलकुलेशन की होगी। तो मैं यहां पे लिखता हूं एफ का नंबर होता है 6, आई का नंबर होता है 9, आर का नंबर होता है 18, एस का नंबर होता है 19 और टी का नंबर होता है 20। ये हो गए इसके नंबर। अब देखना इसमें क्या कैलकुलेशन की है। सबसे पहले 7, तो 6 का 7 बना दिया उसने, प्लस 1 किया होगा। आगे 9, तो 9 को 9 ही लिखा उसने। 18 में प्लस 1 कर दिया और 19 बना दिया उसने। 19 का 19 ही लिखा उसने, 20 में प्लस 1 किया और इसको 21 बना दिया। तो कर क्या रहा है वो, जो इवन नंबर होते हैं, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 2 से कटने वाले नंबर है, उनमें तो प्लस 1 कर रहा है। लेकिन जो ऑड नंबर है, ऐसे 9 हो गया, 19 हो गया, इनमें कुछ नहीं कर रहा, इनको वैसे का वैसा ही लिख रहा है। तो यहां हम भी वैसे ही करेंगे। फिर जैसे यहां किसका पूछा है? बेटर, तो बी का नंबर होगा 2, ई का नंबर होगा 5, टी का नंबर होगा 20, टी का नंबर होगा 20, ई का नंबर होगा 5 और आर का नंबर होगा 18। अब जो इवन वाले हैं उसमें तो प्लस 1 हो जाएगा 3, तो 3 वाला मेरा आंसर होगा। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। उसका 5 को तो 5 ही लिखना है, तो 5 यहां पे है, यहां 6 है, तो ये भी कट गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर से मेरे को पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एसएससी जीडी के अंदर बहुत से क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जिसको पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट आगे फिर से कोडिंग डिकोडिंग आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको पता, फर्स्ट वाले का लिंक जो है वो फर्स्ट वाले के साथ होगा, कि के का लिंक होगा ओ के साथ, आगे ओ का लिंक होगा एस के साथ, एस का लिंक होगा डब्ल्यू के साथ। तो मैं चेक करता हूं ये कैसे बना है, के और ओ। अगर मैं एबीसी लिखूं, जे के एल एम एन ओ, तो कोई ऐसे ओ तक जाना है तो बीच में कितने का गैप हुआ? 3 का गैप हुआ। आगे ओ से एस, आगे जाते हैं एम एन ओ पी क्यू आर एस, ओ से एस में कितने का गैप हुआ? 3 का गैप हुआ। आगे एस से डब्ल्यू भी जाते हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू, फिर कितने का? 3 का गैप। अब फिर 3 का गैप डालूंगा मैं, एक्स वाई जेड, तो फिर यहां से क्या आ जाएगा? ए। तो स्टार्टिंग होगी मेरी ए से, सारे ऑप्शन ए वाले हैं। उसके बाद अब मैं चेक करता हूं नेक्स्ट वाला आई से बना एम, आई से एम बना, तो चेक करता हूं आई से एम कैसे बनता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो आई से एम बना, तो कितने का गैप हो गया? आई से एम, फिर 3 का गैप है। फिर एम से बना क्यू, तो एम से क्यू बनेगा, तो फिर 3 का गैप है। तो 3 का गैप ही है, तो फिर यहां यू में भी 3 का गैप डालता हूं मैं, यू से 3 का गैप, 1 2 3, तो क्या आएगा? वाई आएगा। तो ए के बाद मेरा जो ऑप्शन आने वाला है वो वाई वाला होने वाला है। ये दो ऑप्शन तो हो गए कैंसिल। यहां पे चेक कीजिए, बी भी सेम है, तो लास्ट वाला चेक कीजिए, जे और के, तो जे और के यहां पे क्या है? एफ, तो एफ में अब मैं डालता हूं 3 का गैप, एफ में 3 का गैप डालोगे 1 2 3, तो कौन सा आएगा? जे वाला, तो जे वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन, वो सेकंड वाला मेरा ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है। कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फिर से कोडिंग डिकोडिंग।
कोडिंग डिकोडिंग आपको दिया है, हेल्थ का कोड अगर ये है तो फिर इसका कोड क्या होगा। अब कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आपको इसलिए भी दी जाते हैं कि आप उसको निकालो नहीं, अगर आप उसको निकालने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करवाने के लिए भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दी जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन था, अगर आप इसको सोचने बैठोगे कि एच से सी कैसे बना, ई से जी कैसे बना, ए से जे कैसे बना, तो फिर निकालने में आपको टाइम लग जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। वैसे इसका रिलेशन क्या है, जो चीज समझ में नहीं आती है उसका एक ही कारण हो सकता है कि एच का लिंक जो है फिर सी के साथ नहीं है। एच के आगे क्या आता है, जी एच आई जे, तो 1 का गैप डाल के उसने एच को क्या लिखा है, जे लिखा है, 1 का गैप डाल के। सेम जी एच ई में 1 का गैप डालो, ई के बाद एफ छोड़ दो तो ई का उसने क्या लिखा है, एफ और जी लिखा है, ठीक है, 1 का गैप डाल के। ए के बाद 1 का गैप डालो, क्या होगा, बी छोड़ दो तो ए के बाद क्या आ गया, सी, तो उसने क्या किया, इन तीनों को उल्टा कर दिया है, सी जी जे, मतलब हर एक में +1 का, मतलब एक नंबर का गैप छोड़ के अगला नंबर लिया है, अगला लेटर लिया है और जो लेटर आए हैं उसको फिर उल्टा करके लिख दिया है। एग्जाम में आप निकालने बैठोगे आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है यार, इसको तो मैं कर ही लूंगा, बट 30 सेकंड, किसी भी क्वेश्चन को अगर आपने टाइम देना है 30 सेकंड देना है, 30 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं देना। 30 सेकंड हो गए, क्वेश्चन छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगर इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। मैं निकाल के बता देता हूं, जैसे एच ओ यू, तो अगर मैं एच में दो एक का क्या जी एच आई तो जे बनेगा ये, एम एन ओ पी छोड़ूंगा तो क्यू बनेगा ये, और यू वी डब्ल्यू बनेगा ये। तो मेरा स्टार्ट होगा डब्ल्यू क्यू जे से, चेक कर लीजिए डब्ल्यू क्यू जे, ये फर्स्ट ऑप्शन ही है, ये सारे मेरे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, अगला है हमारा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हमको नंबर ढूंढने, 18 इसके बीच गैप कितना है, 2 का। कभी भी आपको लगे यार 18 से शुरू हुआ, इतना बड़ा नंबर बन गया ये, अब इतना बड़ा नंबर तो मल्टीप्लिकेशन से ही बन सकता है, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब से बन सकता है, प्लस माइनस से नहीं बन सकता है इतना बड़ा नंबर। तो क्या करना है, 18 से 20 बना, मल्टीप्लाई करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 20 के पास आऊंगा 1 से ही करना पड़ेगा, लेकिन 18 एकम 18, 20 बना तो +2 बन गया होगा, तो ये बन गया मेरा 20। अब 20 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 40 आएगा, अब इसमें 2 प्लस करूं तो क्या बनेगा 42, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला चेक करना, चेक कर सकते हो कि 42 को 3 से करोगे तो 126, 126 में 2 प्लस करोगे तो 128 ही दिया हुआ है। तो पैटर्न क्या है, मल्टीप्लाई 1 + 2, मल्टीप्लाई 2 + 2, मल्टीप्लाई 3 + 2, अगले मल्टीप्लाई 4 + 2, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न था, आंसर आपका हो जाएगा 42। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, साइलोजिज्म का क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है और बहुत इजी क्वेश्चन आएगा आपको, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो आपको सभी ऊंट जो है वो फ्रैक्टल है, तो मैं लिखूंगा सभी ऊंट जो है, ठीक है, यू फ्रैक्टल है, तो यह होगा एफ। कोई भी फ्रैक्टल ट्यूब नहीं है, फ्रैक्टल ने किससे नहीं मिलना है, ट्यूब से नहीं मिलना है, तो मैं अलग बना लूंगा इसको। सभी पियानो ऊंट है, सभी पियानो ऊंट के अंदर आएंगे तो ऊंट के अंदर सभी पियानो आ जाएंगे, इस तरीके से मेरा ग्राफ बन जाएगा। अब चेक करना है कुछ ट्यूब ऊंट है, क्या ट्यूब का हिस्सा ऊंट से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो पहले वाला तो नहीं है। कोई भी पियानो ट्यूब नहीं है, तो पियानो क्या ट्यूब से नहीं मिल रहा, तो नहीं मिल रहा, तो सेकंड वाला मेरा ठीक हो जाएगा। आंसर मेरा हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिसका दूसरा शब्द पहले से संबंधित है, ठीक है। जिस तरीके से ये इससे संबंधित है, ये किससे संबंधित होगा, ये आपको बताना है। आपको पता है अयस्क, अयस्क से बनेगा क्या, धातु बनेगा, अयस्क धातु बनाने में काम आता है। तो दूध क्या बनाने में काम आता है, गाय बनाने में तो काम आएगा नहीं, गिलास बनाने में तो काम आएगा नहीं, कपड़ा बनाने में तो काम आएगा नहीं, क्या बनाने में काम आएगा, दही बनाने में काम आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दही, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका हो गया सिटिंग अरेंजमेंट। अब एग्जाम में अगर मैं आपको जेन्युइन राय दूं तो आपको पहला तो ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए। एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा पढ़ने में ही मेरे को 1-2 मिनट लग जाएंगे, तो 1-2 मिनट क्यों वेस्ट करूं यहाँ पे, मैं टाइम बचेगा फिर देखूंगा, अभी फिलहाल नहीं। मैं इसको मार्क कर दूंगा कि मार्क कर लूंगा, बाद में देख लूंगा मैं कौन से मार्क किए हुए हैं, तो फिर मैं यहाँ पे टाइम लगा के इसको निकाल के देख लूंगा मेरा आंसर आता है कि नहीं आता है। तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन मैं करके मैं निकाल तो लूंगा, बट क्या फायदा अगर मैंने 5 मिनट यहाँ पे वेस्ट कर दिए, तो फायदा तो कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और आगे चलते हैं, हमको मेन टाइम भी सेव करना है एग्जाम के अंदर। चलिए आगे चलते हैं, जैसे 9th क्वेश्चन है ना, अब वहां पे टाइम बचाया है तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ, जो क्वेश्चन मेरे को आते हैं वहां पर टाइम वेस्ट कर दूंगा, जो मेरे को आते हैं मैं वो भी छोड़ के आ जाऊंगा, क्या फायदा उसका। अब देखो उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे शब्द से, सेम उसी के जैसे ये है वैसे ये है,
ठीक है। यहूदी को तौरात, मतलब तौरात जो है यहूदियों की हॉली बुक है, कि वो बुक को रीड करते हैं, हॉली बुक को। ऐसे ईसाई क्या रीड करते हैं, तो ईसाई क्या होगा, बाइबल। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए समीकरण को गणित रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणित चिन्हों को मतलब आपस में चेंज करना है इनको। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, प्लस और डिवाइड, तो मतलब प्लस की जगह डिवाइड करना है, डिवाइड की जगह पे प्लस करना है। तो इनका सॉल्व होने के बाद ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल आनी चाहिए। ट्राई करते हैं। पहला 360 मल्टीप्लाई को कुछ नहीं करना है, उसको सेम रहने देना है। माइनस को कुछ नहीं करना है, उसको सेम रहने देना है। प्लस को हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 72, और डिवाइड को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है 5, और ये वैल्यू 85 निकल के आनी चाहिए। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले डिवाइड करना होता है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो प्रॉपर पूरा कैंसिल नहीं होने वाला। 72 के टेबल में 320 नहीं आता है, इसका मतलब ये वैल्यू मेरी कुछ पॉइंट में आने वाली है, 4 पॉइंट कुछ आने वाली है। तो पॉइंट में फिर 85 कैसे आ जाएगा, नहीं आ सकता, इसलिए पहला ऑप्शन मेरा नहीं होगा। अगला मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। अब ये ट्राई करके देखता हूं मैं। 360 मल्टीप्लाई की जगह करना है मैंने डिवाइड, ठीक है। माइनस को कुछ नहीं करना है, प्लस की जगह मैंने कुछ नहीं करना है, और डिवाइड की जगह मैंने कर देना है मल्टीप्लाई। अब बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करते हैं 8 4 8 5 45 आ गया। फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 360 आएगा। तो 360 प्लस 45 ये मिलके मेरा बन जाएगा 405। 405 में से 320 माइनस हो जाएगा, तो मेरी वैल्यू 85 आ जाएगी, जो कि मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो आंसर मेरा हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, साइन को आपस में इंटरचेंज करना है बस। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको पॉज करो, पहले खुद निकालो, फिर देखो मैं जो आंसर बताता हूं कि आपके आंसर के साथ मैच करता है कि नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डाइस, डाइस वाला भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। क्या होता है डाइस का रूल, आपको ये दो डाइस दी हुई हैं, हमको पूछा हुआ है 6 के ऑपोजिट, 6 के सामने कौन सा नंबर होगा। दो डाइस पकड़ो, इनमें देखो सेम नंबर कौन सा है। मैं चेक करूं तो इसमें भी 2 सेम है और 1 सेम है। तो अगर 2 नंबर सेम आते हैं तो जो नंबर बच जाता है, ये 3 और 4, ये आमने सामने हो जाएंगे। 3 के सामने हो जाएगा 4। अब मैं इन दो डाइस को पकड़ता हूं, इनमें कौन सा नंबर सेम है, इनमें 4 सेम है और 1 सेम है। तो क्या बच गया, 2 और 5। 2 के सामने क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा है, 1 बचा है और क्या बचा है, 6 बचा है। तो 1 के सामने क्या हो जाएगा, 6। 6 के सामने क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर मेरा हो जाएगा 1। इजी होता है डाइस वाला क्वेश्चन, है ना। बस ये देखना होता है कॉमन नंबर कौन सा है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से आपका क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो, लेकिन हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर, बाद में देखेंगे। अगर टाइम बचा होगा मेरे पास तो ये ना हो मैं यहीं पे बैठा रहूं, बाद में कुछ जीके क्वेश्चन आते हो, हिंदी के क्वेश्चन आते हो या इंग्लिश के क्वेश्चन आते हो, वहां तक मैं पहुंच ही ना पाऊं। ठीक है, मैथ के कुछ क्वेश्चन आते हो वो भी ना कर पाऊं, तो कोई फायदा नहीं है। तो जो चीज आपको लेंथी लग रही है उसको छोड़िए, फिलहाल मार्क कर दीजिए, बाद में देखेंगे उसको। आगे चलते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का एक और क्वेश्चन मिल गया हमको। तो कोडिंग डिकोडिंग के कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप देख लीजिए। ठीक है, अब आपको दिया है यहाँ पे H से बना J, तो मैं AB से लिखता हूं, H से J बनेगा H, I और J, इसका मतलब 1 का गैप है बीच में। J से बना L तो K, फिर 1 का गैप हो गया, L आ गया। उसका L से बना N, देखिए L M 1 का गैप है, अब फिर 1 का गैप आएगा। N के बाद मैं O छोड़ दूंगा तो क्या आएगा, P। तो शुरू होगा P से, ये हो नहीं सकता मेरा आंसर। ठीक है, P वाले 3 ऑप्शन है। सेकंड चेक करता हूं, S से बना Q, P Q R S, तो ये पीछे की तरफ गया है 1। ठीक है, उसके बाद Q से बना O, अब O चेक करूं, यहां पे देखो मैंने O P Q, Q से आया O, फिर 1 का गैप है, तो पीछे की तरफ 1 का गैप है। तो फिर M से पीछे जाएंगे 1 गैप डाल के, तो क्या बनेगा K। इसका मतलब K वाला मेरा आंसर होगा PK। तो PK वाला ये 2 ऑप्शन है, ये कैंसिल हो गया। अब यहां पे ये कहते हैं U से O, तो U से अगर O चेक करूं, आगे मैं चेक करता हूं P Q R S T U, U से O 1 2 3 4 5 का गैप है। उसके बाद O से I, O से I 1 2 3 4 5 का गैप है। फिर E से 5 का सॉरी E से 5 का गैप डालना पड़ेगा। A B C D E 5 1 2 3 4 5 लास्ट में Z होगा और फिर पीछे आएगा Y। तो Y वाला मेरा आंसर होगा, सॉरी 1 सेकेंड, आपको यहां पे दिया था U से O चेक करें तो 1 2 3 4 5 का गैप है। आगे O से आपका है I 1 2 3 4 5 का गैप है। आगे I से E 1, I से E तो साथ में ही आ गया ये तो। अच्छा क्या है इसमें, वॉवल्स लिखे हैं उसने, यहां पे ध्यान से देखिए वॉवल्स लिखे। वॉवल्स क्या होते हैं, A E I O U, तो पहले उसने U लिखा,
फिर उसके बाद उसने ओ लिखा, फिर उसके बाद उसने आई लिखा, फिर उसके बाद ई लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा बबल आएगा, ए वाला। तो पी के ए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो गैप नहीं चेक कर रहा था, वो बबल चेक कर रहा था, क्योंकि यहां जब आई से ई पे आया तो मैं चेक कर रहा था, तो एक का गैप हो गया, बाकियों में 5-5 चल रहे थे, यहाँ 5 नहीं चला, इसका मतलब है उसने क्या लिखे यहाँ पे, बबल्स लेटर लिखे हैं। क्लियर है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, नॉन वर्बल। 2-3 क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल के भी मिलेंगे, इजी क्वेश्चन होंगे या टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ इनकी पोजीशन और एलिमेंट चेक करने हैं। जैसे एरो का फेस नीचे की तरफ है, आगे इधर हो गया, आगे ऊपर हो गया, इस बार इधर होगा। अब इधर होगा तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये 3 बचे मेरे पास। अब डॉट डॉट, हर एक में 2-2 डॉट है, इसमें भी 2-2 डॉट है, तो ये तो ठीक है। 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, अब जो आएगी 4 ट्राइंगल आएगी, तो 4 ट्राइंगल वाला ये वाला है, तो आंसर हो जाएगा मेरा बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी नंबर सीरीज का हो गया। चेक कीजिए, 1995, 1895, 1695, 3095, तो 95 तो हर एक के एंड में आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, ये 2 बचे। अब ये 1918, इसका मतलब 1 कम हुआ, 1816 इसका मतलब 2 कम हुए, 1630 इसका 3 कम हुए, 1 2 3 आगे 4 कम हो गए, 13 में से 4 के तो 9, तो 995 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था नंबर सीरीज का। आगे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा अल्फाबेटिका, ये वाला डिक्शनरी वाइज, कि अगर हम डिक्शनरी में देखते हैं इसको और इसको अरेंज करना है अंग्रेजी शब्दकोश में जैसे आते हैं, डिक्शनरी में अगर मैं शब्द ढूंढने बैठूं, पहला शब्द मेरे को क्या मिलेगा उस हिसाब से लगाना है। जहां तक लेटर सेम है वहां तक छोड़ दो, बी हर एक में है छोड़ दो, उसके बाद आ हर एक में है छोड़ दो, तो यहां पे क्या है, ओ ई आई ओ, तो पहले तो ई वाला आएगा, नंबर 2 पहले हो जाएगा, ये तो मेरा हो गया कैंसिल। अब ये देखो कहां तक सेम है, 2 4 2 4, यहां थर्ड वाला सेम है, तो थर्ड वाला ढूंढता हूं मैं। इसके बाद सेकंड कौन आएगा, देखिए ई वाला आ गया, अब आई वाले में से कोई आएगा, तो आई दोनों में है तो आई छोड़ दो, डी दोनों में है डी छोड़ दो, जी और ई, तो पहले कौन सा आएगा, जी वाला, फिर आएगा सॉरी पहले आएगा ई वाला, फिर आएगा जी वाला, तो 2 4 3 जिसमें बना होगा, तो ए ऑप्शन में बना है 2 4 3। ठीक है, तो ये होगा मेरा आंसर ए ऑप्शन। क्लियर है। डिक्शनरी वाइज आपको वर्ड लगाने थे बस। 17 में भी एनालॉजी कि आपको इसमें 12 से 3 बना, 28 से 7 बना, 32 से क्या बनेगा, तो इजी है, 12 से 3 बना, इसका इसको 4 से डिवाइड किया है, 28 से 7 बना, इसको भी 4 से डिवाइड किया, तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन के ऊपर। नॉन वर्बल का क्वेश्चन एक और आ गया हमारे पास। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका भी आने वाला है। कौन सा क्वेश्चन है ये, दर्पण वाला। और दर्पण देखना को कहां रखा हुआ है, तो ज्यादातर आपको यही दिया होता है, दाई तरफ या बाई तरफ। दाई तरफ इस तरफ दर्पण रखा हुआ है, अगर इस तरफ दर्पण रखा हुआ है तो जो भी चीजें यहाँ पे हैं वो इस तरफ हो जाएंगी, मतलब ये डी जो है यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा, बट ये भी उल्टे हो जाएंगे कि डी का मुंह उधर नहीं होगा, डी का मुंह ऐसे होगा। ठीक है, ये पूरे का पूरा उल्टा होगा, बट इसको आपने इधर से, ये भी हर एक लेटर भी उल्टे कर देने हैं। इसको देखने का और तरीका होता है, पेपर पे अगर आप लिख लो तो पीछे से चेक कर सकते हो, बट इतना लिखने का टाइम नहीं होता हमारे पास, यहीं पे चेक करो, ये इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, बट ये भी घूम जाएंगे अकेले अकेले भी, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ऐसे लिखा हुआ है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब मैं चेक करता हूं जी, जी जब उधर जाएगा, जी यहाँ आएगा, बट इसका मुंह जो है इस तरफ हो जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, तो यहां चेक करते हैं, ये तो वाई दे दिया, यहां तो जी सीधा दे दिया, कट गया, ये 2 बचे हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर। अब ये ब्लैक वाला इधर आ जाएगा, व्हाइट वाला इधर आ जाएगा, और मुंह इसका नीचे को ही रहेगा, तो मुंह नीचे को रहेगा, दोनों में है। ठीक है, सॉरी यहां पे चेक करोगे, ये ऊपर मुंह दे दिया, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा, सॉरी ये तो पहले कैंसिल हुआ, ये हमारे पास बचेगा सी आंसर। क्लियर है, हर एक शेप को आपने देख लेना है, दर्पण में चीजें इधर से इधर आ जाएंगी, बट हर एक लेटर भी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नॉन वर्बल का एक और क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। इसमें आपको ये देखना होता है कि ये जो शेप है, ठीक है, जिसमें प्रस्तुत चिन्ह अंत निहित है, मतलब किसके अंदर ये वाली शेप है, इनमें से किसके अंदर है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें मिल जाएगी, कहां पे है ये देखिए, ये बनी हुई है, ये बना हुआ है, ये जो बनाया था यहाँ पे, और उसके बाद आपका ये बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये दोनों शेप ये वाली इसके अंदर है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे लास्ट क्वेश्चन है आपका सेम साइन चेंज करने वाला, कि साइन को आपस में चेंज कीजिए और देखिए 84 किस में बनता है।
साइन को चेंज करना है आपको। अब चेंज करके देखते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, 24 मल्टीप्लाई को उसने बोला कुछ नहीं करना है, माइनस की जगह आप प्लस कर दीजिए, प्लस की जगह आप माइनस कर दीजिए, सर ये डिवाइड है, प्लस की जगह आप माइनस कर दीजिए 18। रूल के हिसाब से पहले डिवाइड होगा, ये 6 से कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 84 कहां से आ जाएगा, फिर तो नहीं आ सकता है, पहला आंसर नहीं हो सकता है। आगे चेक करते हैं, सेकंड वाला डिवाइड की जगह माइनस कीजिए, माइनस की जगह डिवाइड कीजिए, 24 मल्टीप्लाई को उसने बोला कुछ नहीं करना है, माइनस की जगह डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड की जगह माइनस कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, ये 3 से कट जाएगा, 24 इंटू 3 ये 72 हो जाएगा, -6 + 18, ये प्लस वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, 90 बन जाएगा, 90 में से 6 गए तो क्या आ जाएगा 84, जो कि मेरा इसके इक्वल आ गया, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बस ये रीजनिंग थी। टाइम रखना है रीजनिंग के लिए 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा नहीं रखना। अगर आपको लगता है यार मैंने 10 मिनट में कर लिया, अभी मेरे पास टाइम है, तो आपने जो क्वेश्चन छोड़े थे सिटिंग अरेंजमेंट वाले उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे और अगले देखेंगे क्या है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे मैथ्स के ऊपर, जो स्टार्ट होंगे हमारे 41 से। पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है टाइम एंड वर्क का। आपको दिया P और Q मिलके 8 दिनों में करते हैं, Q और R मिलके 12 दिनों में करते हैं, R और P 15 दिनों में करते हैं, तो R अकेले को कार्य करने में कितना टाइम लगेगा। इसका एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक होता है, आपने ये P + Q की वैल्यू है, ठीक है, P + Q को 8 दिन लगते हैं, Q + R को कितने दिन लगते हैं 12 दिन लगते हैं, और R + P को लगते हैं 15 दिन। मैं इनका लूंगा यहाँ पे एलसीएम, इन तीनों को प्लस कर दूंगा। एलसीएम अगर मैं लेता हूं तीनों का, तो एलसीएम जो है 120 आएगा, मतलब सारे मिलके 120 कार्य करने वाले हैं, 120 खिलौने बनाने वाले हैं। 8 दिन में 120 बनाएगा, इसका मतलब एक दिन में इसको डिवाइड कर दोगे तो 15 बनाएगा। 120 को 12 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, सॉरी 15 नहीं आएगा, 10 आएगा। 120 को 10 आएगा, और 120 को 15 से करोगे तो 8 आएगा। तीनों ने मिलके करना, तीनों को प्लस कर देंगे, 15 और 10 25 और 8 33, तो 33 इसको डिवाइड कर देंगे। ये क्या किया मैंने, इनको तीनों को प्लस कर दिया। जब मैंने तीनों को प्लस किया तो यहाँ पे 2 बार P बन जाएगा, 2 बार Q बन जाएगा, 2 बार R बन जाएगा। ये जो वैल्यू मेरी निकल के आई है ये डबल की आई है, 2PQR की, कितनी 120 डिवाइड बाय 33। यहां से 2 उधर चला जाएगा तो P + Q + R की वैल्यू क्या हो जाएगी। जिन्होंने तो क्लास लगाई है उनको पता है 2 उधर जाके डिवाइड नहीं होगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि अगर आदमी कम हो जाएंगे तो दिन बढ़ जाएंगे। अगर 2 बंदे मिलके इतना टाइम लगा रहे हैं तो एक बंदा तो फिर डबल टाइम लगाएगा ना, तो डबल लगाएगा, डिवाइड लगाएगा मतलब मल्टीप्लाई करना है आपने। तो ये मल्टीप्लाई करोगे, आपकी वैल्यू 3 से काटोगे 311, 340, तो 80/11 ये आपकी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, 80/11। अब हमको चाहिए R का, अगर R का चाहिए तो बीच में से PQ को निकालना पड़ेगा। तो PQ कितना है यहाँ पे, PQ आप चेक कर लीजिए, PQ 8 है, तो मतलब ये वाला सीधा डेज माइनस नहीं कर सकता मैं, काम माइनस करना पड़ेगा। 11/80 में से माइनस करूंगा 1/8, ये सॉल्व करोगे 80 एलसीएम होगा, ये 10 होगा तो 1/80, तो आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का 80 बन जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का 80 आंसर, ठीक है। क्लियर है, टाइम एंड वर्क जिन्होंने चैप्टर किया हुआ है, कंसेप्ट समझे हुए हैं, उनको पता है मैंने क्या किया है। जिन्होंने ये कंसेप्ट नहीं समझा हुआ उनके तो ऊपर ऊपर से ही निकला होगा। चलिए आगे, सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन दिया, हम भी पहले पेपर के ऊपर लिखेंगे 152625 माइनस, यार जब यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम दोबारा क्यों लिखे, लिख के टाइम वेस्ट क्यों करें। मेरे को तो सीधा इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, सीधा मैं यहाँ पे देखूंगा यार कि 15 को पहले मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, 15 दूनी 30, आगे 0 है तो 30 का 30 आ जाएगा, 15 3 45, ये इसकी वैल्यू आ गई। पॉइंट इसके बाद 2 थे, इसके बाद 1 था, तो मिला के हो गए 3, 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 4.530। उसके बाद ये इसमें से माइनस होगा 4.78 में से माइनस होगा, 0 का 0, 8 में से 3 के 5, 2, तो 0.25 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे जो पूरा है मेरा सॉल्व होके 0.25 आ चुका है। अब ये मल्टीप्लाई होगा 25 × 25, 625 हो जाता है, तो 625, लेकिन पॉइंट के बाद इसके भी 2 है, इसके भी 2 है, तो 1 2 3 तो 4 आएंगे, टोटल 0.625, जो कि इसमें प्लस हो जाएगा 5.2 में, तो ये मेरा बन जाएगा 5.2625, और ये वैल्यू इसमें माइनस हो जाएगी, ये भी 2625 है, ये भी 2625 है,
ठीक है 5.2625 माइनस करेंगे तो 0 हो गया, 15 में से 5 गया 10, तो आंसर मेरा हो जाएगा 10, डी ऑप्शन। क्लियर है कि हम लोग क्वेश्चन ही पहले उतारना बैठ जाते हैं, क्वेश्चन उतारने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा, सीधा सॉल्व करना है। सॉल्व करना कहां से शुरू करूं मैं, ठीक है चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। 43 प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य इतना रह जाता है। इसका मतलब अगर मैं 10% की छूट दूंगा तो मैंने तो सिर्फ 90% के ऊपर उसको बेचा है, और उस 90% की वैल्यू उसने बोला कितनी रह जाएगी, इतनी रह जाएगी 28800। अगर यहां से तो कैंसिल करता हूं मैं, 9 से कटेगा ये, 9 3 27, 9 3 18, 320। अगर 90% की वैल्यू 320 है तो फिर 100% की वैल्यू क्या होगी, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 32,000। इसका मतलब 32,000 रुपए का जो है वो प्रोडक्ट था। अब उसने बोला अगर कोई छूट नहीं दी जाती, अगर छूट नहीं दी जाती तो फिर तो 32,000 का ही बेचता मैं, तो दुकानदार को 25% का लाभ होता। मतलब अगर मैं इतने का ही बेचता, 32,000 का ही बेचता, मतलब सेलिंग प्राइस, तो मेरे को 25% का फायदा होता। अब मैंने बताया अगर एसपी से सीपी निकालना हो, एस से सी पीछे जाना है, जब पीछे जाना है तो फ्रैक्शन को उल्टा करना है, मतलब 32,000 को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 100 प्रॉफिट है तो 125, ये कैंसिल करोगे आप, यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 6400266600, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये उसका क्रय मूल्य है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। अगर 10% की छूट देगा तो 90% पे बेचेगा, और बेचा कितने का, इतने का, इसका 90% की वैल्यू इसके बराबर है। मैंने इसको कैंसिल किया, ये 1% की वैल्यू आ गई कि 1% की वैल्यू 320 के बराबर है, तो पूरा प्रोडक्ट तो 100% होगा, तो 100% की वैल्यू 32,000। इसका मतलब वो प्रोडक्ट का अंकित मूल्य जो था वो 32,000 रुपए था। अब 32,000 को अगर मैं 32,000 का ही बेचता तो 25% कमाता। इसका मतलब 32,000 पे 25% कमाए हैं, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जब भी सीपी निकालना है उल्टा कर देना है। अगर ये लॉस होता तो नीचे 75 आता, प्रॉफिट है तो नीचे 125 आएगा। ठीक है क्लियर है, चलिए आगे चलते 44 में थोड़ा, दो ट्रेनें एक ही समय पर दो स्टेशन से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 40 और 45 किलोमीटर घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करके आई है। दोनों स्टेशनों के बीच दूरी ज्ञात करें। तो ये हमको जो ऑप्शन दिए हैं दूरी वाले दिए हैं उन्होंने। अब मेरे को पता है ट्रेन वाले कंसेप्ट के अंदर अगर एक ट्रेन इधर से चली है 40 की स्पीड से, एक ट्रेन इधर से चली है 45 की स्पीड से, ये भी इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो स्पीड काउंट होगी कितनी, 85 की। ठीक है, अब मैं यहां पे देखूंगा कौन सा ऑप्शन है जो 85 से कैंसिल होता है। पहली चीज तो मैं यही नोट करूंगा, 400 85 से कटता नहीं है। ठीक है, 390 का 85 से करता है, नहीं करता। पूरा कैंसिल करके देखना है आपने। ठीक, ये करता है 34 नहीं करता, तो क्या बचा, बस ये आपका आंसर है, जरूरत ही नहीं निकालने की। दोनों की स्पीड 85 है। अब 85 के साथ तो नंबर कटने चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करूंगा तो टाइम आएगा, लेकिन जब टाइम ही पॉइंट में आ जाएगा तो फिर ये 20 किलोमीटर कैसे बनेगा, पॉइंट में थोड़ी दिया हुआ है, एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है। कहने का उसका मतलब ये था कि 340 अगर डिस्टेंस लेके चलूं, 340 को मैं डिवाइड करता हूं 85 के साथ, ये मेरी वैल्यू जो है कट के 4 आ जाएगी। इसका मतलब 4 घंटे लगे इनको मिलने में। अगर 4 घंटे मिलने में लगे, ये 40 की स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब 160 चली होगी। ये 4 घंटे में 45 की स्पीड से 180 चली होगी, ये 180, ये 160, तो ये कितना ज्यादा चली, इससे 20 किलोमीटर ज्यादा चली। तो यही तो लिखा उसने, 20 किलोमीटर ज्यादा चली। तो इसका मतलब हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होती है 340 के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 340। चलिए आगे 45, इजी क्वेश्चन है बहुत, पर थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक स्टोर 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए। ठीक है, ये डिस्काउंट लगाया उसने, प्रमोशन स्कीम चला रहा है, तो छूट प्रतिशत क्या है, कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है वो, 4 खरीदने पे 1 फ्री, ये दे रहा है वो। अब मैं खरीदने गया हूं, मैं मान के चलता हूं एक आर्टिकल 100 रुपए का है। अगर मैं खरीदने गया हूं तो मेरे को कितने का मिले, 5 आर्टिकल मिले। एक आर्टिकल अगर 100 का है तो 5 आर्टिकल कितने के हो जाएंगे, 500 के। इसका मतलब मेरे को 500 की चीज मिल गई है। बट 500 की चीज मेरे को मिली कितने की, मेरे को तो मिली कितने की, 4 के हिसाब से, क्योंकि 4 के साथ एक फ्री है। तो 4 का जो प्राइस है वो कितना होगा, 400। कि मैं 400 में 5 चीजें लेके आया हूं, 400 में
बट एक्चुअल में वो कितने की थी, 500 की। इसका मतलब कितना डिस्काउंट मिला मेरे को, 100 रुपए का डिस्काउंट मिला। किसके ऊपर, 500 के ऊपर। इंटू कर दूंगा 100, ये इसको निकालोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 20%, तो 20% का मिला डिस्काउंट। समझ गए कि मैं 4 चीजों का ही प्राइस लेके आया हूं, मैं तो 400 रुपया ही लेके आया हूं, बट एक्चुअल में वो 5 चीजें थी तो 500 रुपए की होनी चाहिए थी, तो 100 रुपए की छूट मिली है मेरे को, 100 रुपए की। ठीक है, और परसेंटेज में बनती है 20%। चलिए आगे चलते हैं 46 क्वेश्चन के ऊपर। एक व्यापारी 85,000 मूल्य पर, अंकित मूल्य पर, ठीक है ये अंकित मूल्य है, उसने बोला पुरानी कार खरीदता है 20% और 10% की क्रमिक छूट के ऊपर। क्रमिक का मतलब होता है पहले 20% का डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद 10% का डिस्काउंट दिया। वह इसकी मरम्मत पर 38 रुपए खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पे बेच देता है। तो इजी 85,000 के ऊपर सबसे पहले 20% का डिस्काउंट लिया, इसका मतलब 80% की मेरे को चीज मिली। उसके बाद 10% का डिस्काउंट लिया, इसका मतलब 90% की वो चीज मिली। तो चीज मिली कितने की, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे को चीज मिलेगी 40, 64, 68, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 8 72, बच गए 7, 9 6 54, 54 7 61। तो इसका मतलब है 61200 की जो है वो मेरे को चीज मिल रही है, इतने की 61,200। अब इसके ऊपर 38 रुपए खर्च किए, 38 रुपया मैंने इसके ऊपर अपनी तरफ से लगा दिया, तो ये मेरी वैल्यू बन गई 65,000। अब मैंने 20% कमा के बेच दिया, 20% कमा के। अगर मैं इसका 10% कमाऊंगा, 10% कमाता, इसका 10% नीचे जीरो हो जाएगी, 6500 बनता। बट मैंने 20 कमाए हैं, इसका मतलब मैंने डबल कमाया है, मैंने कमाए 13,000, तो मैंने 13,000 रुपए कमा के इसको दे दिया। इसका मतलब चीज कितने की थी, 78,000 की बेची है मैंने कार। ठीक है, समझ गए। ये कार 85,000 लिखा हुआ था, 20 और 10% डिस्काउंट लेने के बाद मेरे को मिली 61,200 की। उसमें 3800 मैंने रिपेयर करने पे लगा दिए, तो वो वैल्यू बन गई 65,000। 65,000 में मैंने 20% कमा के दे दिए, तो 65,000 का 20% बनता है 13,000। तो 13,000 कमाए, मतलब 78,000 का मैंने इसको बेच दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट 47 क्वेश्चन के ऊपर। कि एक शहर में 12,000 मतदाता है, 12,000 वोटर है, उनमें से 30% ए को वोट देते हैं, 25% बी को वोट देते हैं और 40% सी को वोट देते हैं। उन मतदाताओं की संख्या निर्धारित कीजिए जिन्होंने इन तीनों उम्मीदवारों में से किसी को भी नहीं दिया। तो सिंपल है, अगर 30 इसको मिल गया, 30 और 25 कितना हो गया, 55, 55% हो गया, और 40 95% तो वोटें मिल ही गई तीन बंदों को। बाकी पीछे क्या बचा, 5%। तो 12,000 का 5% जो है वो किसी को भी नहीं मिला। इसका मतलब कितने नहीं मिले, 600। तो 600 वोट जो है वो किसी को भी नहीं गई, 600 लोगों ने वोट किसी को भी नहीं डाली। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। कि 8 विद्यार्थियों की औसत अंक 7 है। ठीक है, 8 विद्यार्थियों की औसत है 7, तो मैं 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका मतलब टोटल हो गया 56। ये पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 ले लिए, 10 ले लिए गलती से। इसका मतलब लेने 6 थे, ले 10 लिए, तो कितने फालतू ले लिए, 4 इसमें फालतू ले लिया। जो फालतू लिया निकालो उसको बाहर, तो असली टोटल क्या होना चाहिए था, 52 होना चाहिए था। उसने बोला अब एवरेज बताओ, तो 8 बंदे हैं तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, यहां से आपकी वैल्यू 6.5, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, सी ऑप्शन 6.5। समझ गए, पहले मैंने टोटल निकाल लिया, 8 बंदों की औसत 7 है, टोटल 56 हो गया, उसमें से मैंने 4 फालतू लिए थे वो निकाले, तो सही टोटल होगा 52। अब 8 बंदों का टोटल 52 है, तो एवरेज क्या होगी, 8 से डिवाइड करके 6.5 हो जाएगी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर। 49 क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा। 49 क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। आपने बोला है x एक ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या, ये 5 अंकों की संख्या है जो 9 से विभाजित हो। ठीक है, आपको नंबर दिया 7, 2, 5, x और 3, ये 9 से कटता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का रूल कहता है कि 9 से वही नंबर कटता है जिनका आपस में टोटल 9 से कटता हो। तो इनका टोटल कीजिए आपस में, अगर आप इसका टोटल करेंगे 7, 2, 9, 9, 5, 4, 3, 17 बना। अब यहां पे एक ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जो इसमें प्लस हो और वो 9 से कट जाए। तो ऑप्शन देखिए 1, अगर इसमें 1 प्लस करता हूं तो क्या बनेगा 18, और 18 9 से कट जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए, 9 का रूल होता है इनका सब 9 से कटना चाहिए, बट अभी तो 17 बना, तो इसका मतलब 1 रखूंगा यहां पे तो 18 बन जाएगा, फिर वो 9 से कटेगा, अदरवाइज 9 से नहीं कटता। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर।
50 में आपको दिया है किसी वस्तु के 5% और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का नगद अंतर 5 है। 5 का अंतर है, इसका मतलब 5% और 10%, कितने परसेंट का फर्क हुआ? 5%। तो 5% का फर्क 5 के बराबर है, तो फिर 100% का फर्क 100 के बराबर होगा। इसका मतलब 100 रुपए की चीज है, अगर 100 रुपए की चीज पे 5% कमाऊंगा, इसका मतलब 105 ही बेचूंगा। अगर 100 रुपए की चीज पे 10% कमाऊंगा तो 110 रुपए की बेचूंगा। तो उसने बोला इन दोनों का अनुपात बनाओ, 5 से काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21:22। ठीक है, समझ गए कि 5% के फर्क के कारण ये 5 रुपए का अंतर आया। तो इसका मतलब 5% की वैल्यू ही 5 के बराबर है। अगर 5% 5 है तो पूरी वैल्यू 100% होती है, 100% 100 के बराबर होगा। इसका 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज 5% कमाऊंगा तो 105 की बेचूंगा, 100 की चीज 10% कमाऊंगा तो 110 की बेचूंगा, दोनों के रेशो बनाऊंगा तो 21:22 बन जाएगी। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं 51। ये तो आपका क्वेश्चन बन जाता है वॉल्यूम आयतन के ऊपर। आपको इसके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद है तो आप इजीली निकाल लोगे। गोले का व्यास, तो गोले का आयतन निकालना है, तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r की पावर 3, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर व्यास 14 है तो फिर त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगा 7, इसका आधा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे 7, ठीक है, 7 गुना 7 गुना 7 एक साथ कट जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ऑप्शन में से क्या आंसर आता है। ठीक है, कैलकुलेशन ही करनी है इसके बाद, मेन है इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। आगे चलते हैं टाइम एंड वर्क। 2 क्वेश्चन हमको टाइम एंड वर्क के मिल चुके हैं अभी तक। प्रॉफिट एंड लॉस के भी देखे थे, परसेंटेज के भी देखे थे, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर आप समझ रहे हो साथ साथ में कौन से हैं ना। अनीश एक कार्य 88 दिन में करता है, युग उस कार्य को 66 दिन में कर सकता है। अनीश के अकेले कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद युग ने उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि 44 दिन में कार्य समाप्त हो जाए। तो मैं अक्सर बताता हूं अपने बच्चों को कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो, कोई छोड़ के चला जाता है, कोई बाद में आता है, तो ज्यादा सोचने से अच्छा आप सीधा उसमें एक इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन क्या बनाएंगे, इसके दिन क्या है 88, तो आप लिखिए 1/88 प्लस कीजिए, इसके दिन क्या है 66, आप लिखिए 1/66 और इज इक्वल टू 1 कर दीजिए। सबसे पहले आपने ये लिख लेना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कोई बीच में से छोड़ के चला गया या कोई बाद में ज्वाइन कर रहा है। अब मैंने देखना है कौन सा बंदा कितने दिन काम करता है। अनीश जो है वो कार्य को शुरू करता है, ठीक है, अनीश, क्योंकि युग उसको बाद में ज्वाइन करता है। अनीश अकेले कार्य को शुरू करता है। क्या अनीश ने कहीं छोड़ा? नहीं, उसने टोटल काम किया, और टोटल काम कितने दिन चला 44 दिन। इसका मतलब अनीश ने 44 दिन काम किया, तो उसको 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आपको ये पता है युग ने कितना दिन काम किया? नहीं, तो उसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसने x दिन काम किया है, ये मैं पता कर लूंगा यहाँ से। 44 2 से कट जाएगा 88, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 - 1/2, ये 1/2 ही बन जाएगा, और इधर मेरा है x/66, ये 2 से कटेगा 66 33, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 33 हो जाएगी। इसका मतलब युग ने कितने दिन काम किया? 33 दिन काम किया। काम कितने दिन चला? 44 दिन काम चला, तो 44 दिन में से युग ने किया 33 दिन। इसका मतलब कितने दिन नहीं किया? 11 दिन नहीं किया, तो 11 दिन के बाद वो आया होगा। आंसर आपका हो जाएगा 11। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। सेम आपका वही त्रिभुज जिसकी भुजा इतनी है, तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद है, आप सीधा लगा के यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो, बट मेन है फॉर्मूले याद करना। तो इसको छोड़ के हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट रेशियो वाला, अनुपात वाला क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, आपको दिया है ए और बी का अनुपात है 6-7, बी और सी का अनुपात है 5-6। मैच के अंत में ए बी सी को इतने पैसे इतने रन बनाए तीनों ने मिलके, तो बताओ बी ने कितने रन बनाए, ये पता करना है। तो क्या करना है आपको, ए और बी अपने पहले तीनों की रेशो बनानी है, ए बी और सी, इसको कॉन्टिन्यूस रेशो बनानी है। ए और बी कितना है 6 और 7, बी और सी कितना है 5 और 6, इसके नीचे लिखूंगा 5 और 6, इसके आगे कोई नंबर नहीं 7, इसके पीछे कोई नंबर नहीं 5, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका ए बी सी का अनुपात बन जाएगा 30 35 42। अब ये रन बनाए तीनों ने मिलके, तो तीनों को प्लस कीजिए, 30 और 35 65, 65 और 42, ये आपका हो जाएगा 107। इसका मतलब 107 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 856 के। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कट जाएगा आपका 8 के साथ, तो 1 की वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगी। मेरे को चाहिए बी, तो बी का अनुपात क्या है, बी का अनुपात है 35, तो 35 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 35 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 280, तो 280 के बराबर होगी।
समझ गए? सिंपल, पहले एबीसी की रेशो बनानी थी। क्यों बनानी थी? क्योंकि एबीसी का टोटल था ये, तो अगर एबीसी का टोटल है तो रेशो भी ए बी सी की चाहिए, तो एबीसी की रेशो इस तरीके से बनती है। वो बनाने के बाद मेरे को पता है तीनों का टोटल है, तो इन तीनों का टोटल कर दिया। इसका मतलब ये जो टोटल है वो इस टोटल के बराबर है। तो एक की वैल्यू निकाली मैंने, मेरे को बी चाहिए, बी 35 है, तो 35 की वैल्यू क्या होगी? 280। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको उसने बोला एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 10% की दर से वार्षिक संयोजन पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। यदि मिश्र धन, ये मिश्र धन दे दिया गया आपको, अमाउंट दे दिया गया है, तो मूलधन क्या होगा? प्रिंसिपल निकालना है। मैंने बताया हुआ है कभी भी उल्टा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको अमाउंट दिया हो, मूलधन निकालना, तो आप एक मेथड यूज करना है। 10% का मतलब होता है 10/100, इसका मतलब 1/10, कि अगर प्रिंसिपल 10 रुपए होगा, मतलब मूलधन अगर 10 रुपए होगा, तो मेरे को 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, इसका मतलब 11 रुपए मिलेंगे मेरे को। 2 साल है तो आप 2 बार लिख दीजिए, 10 और 11, 3 होता तो 3 बार लिखता। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा 100, ये बनेगा 121। अगर 100 रुपया लगाता तो 121 बन जाता। अब आपको दिया क्या हुआ है? अमाउंट, मिश्र धन दिया हुआ है, तो मिश्र धन को मैं मिश्र धन के साथ डिवाइड कर दूंगा। प्रिंसिपल निकालना है मूलधन, तो मूलधन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये कैंसिल करोगे, 5 से कटेगा, 5 × 100 आपका आंसर हो जाएगा 500। बस सिंपल था। कभी भी उल्टा क्वेश्चन होगा, आपने क्या करना है? 10 रुपए लगा के 1 रुपया आएगा, तो 10 का बनेगा 11। 2 साल है, 2 बार लिखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मिश्र धन को मिश्र धन से डिवाइड कर दीजिए, मूलधन निकालना है तो मूलधन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं 56 क्वेश्चन के ऊपर। 56 क्वेश्चन आपका हो गया पार्टनरशिप का। आपको उसने बोला ए बी सी, ए 10,000 लगाता है, बी 15 लगाता है, सी 20,000 रुपया लगाता है बिजनेस में। 1 वर्ष के बाद ए और बी 5,000 अधिक निवेश करते हैं, 5,000 और लगाते हैं 1 साल के बाद, जबकि सी जो है वो 10,000 निकाल लेता है वही 1 साल के बाद ही। आपको पता है व्यापार शुरू होने के 3 वर्ष बाद एबीसी के लाभ का अनुपात क्या होगा? हमको रेशो बनानी है बस। मैंने बताया हुआ इसमें करना क्या होता है, पहले तो आप लिख लीजिए ए बी और सी। इसने लगाए 10,000, इसने लगाए 15,000 और इसने लगाए 20,000। आपको देखना होता है जो भी पैसे इन्होंने लगाए स्टार्टिंग में, कितनी देर तक उतने ही रखे। ये 10,000 जो है ए ने 1 साल तक 10 ही रखा, उसके बाद 5 और डाला है, इसका मतलब 1 साल इतना ही रखा, तो 1 से मल्टीप्लाई। इसने भी 1 साल इतना ही रखा, इसने भी 1 साल इतना ही रखा, बट 1 साल के बाद इसने 5,000 और डाल दिए। 10 था, 5 और डाल के इसने बना दिया 15,000। इसने भी 5 और डाल दिए, 15 था, इसने बना दिया 20,000। इसने 10 निकाल लिए, 20 में से 10 निकाल लिए तो बचे 10,000। अब कितने साल और चलने हैं? 1-1 साल तो हो चुका है। ये वाले पैसे कितने साल चलेंगे? ये वाले पैसे 3 साल टोटल टाइम है, 1 साल हो चुका है, तो 2-2 साल और चलेंगे। तो फिर 2 से इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये सब करने के बाद इनको आपस में आपने कर देना है प्लस करोगे तो ये 10,000 × 1 10 ही बनेगा, 15 2 30, 30 और 10 ये बन गया आपका 40,000 टोटल। ठीक है, ये 15 20 40, तो 40 और 15 ये बन गया आपका 55,000 55,000। ये 20 और 20 40, ये बन गया आपका 40,000। इसकी बनानी है रेशो। 3 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 8 40, 5 11 55, 5 8 40, 8 11 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 8 11 8। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? चलिए, तो मैं आपको मॉक टेस्ट इसीलिए करा रहा हूं, एक तो आपको लेवल का पता लगे क्वेश्चन में लेवल किस तरीके के आते हैं, और दूसरा आपको ये पता लगे आपके जो चैप्टर हैं वो रिवाइज हो जाए सारे। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट को यही कंप्लेंट रहती है, अगले चैप्टर कर रहे हैं, पिछले छूटते जा रहे हैं, तो आप उसको छोड़ के आगे चलिए। नेक्स्ट, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा, तो फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। घन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा 15% की वृद्धि की जाती है, तो घन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? घन का फॉर्मूला होता है साइड, जो भी साइड ए है तो उसका क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब उसने बोला इसकी भुजा में 15%, मतलब 3 बार ए आएगा, तो 3 बार 15 बढ़ेगा। ठीक है, 3 बार 15 बढ़ेगा, तो मिला के टोटल कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, अब आपके माइंड में सीधा ये आ जाएगा 45 आंसर होगा, 45 नहीं होगा, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है इसके लिए एक फॉर्मूला a + b + ab/100, कि a होती है पहली परसेंटेज, b होती है दूसरी परसेंटेज, तो इन दोनों में लगाऊंगा, यहाँ 15 यहाँ 15, तो 15 + 15 ये हो गया 30, + 15 × 15 / 100। ठीक है, ये हो गया 30, ये आपका बन गया 225, तो ये बन गया मेरा 32.25। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी 32.25। तो ये मैंने इन दोनों को मिला के पता कर लिया, दोनों को मिला के कितना बनेगा।
अब तीसरे वाले को, अब ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा, फिर से ये फॉर्मूला, ये ए हो गया, ये बी हो गया 15 प्लस 32.25 इंटू 15 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये सॉल्व करूंगा। अब ये मेरा बन जाएगा 1547.25, ये वैल्यू हो गई, प्लस अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी 15 5 75, बच गया 7 30 37, बच गया 3 15 3 23, 33 बच के 3 15 3 45 3 48, 483। नीचे 100 है तो इसका मतलब ये पॉइंट यहां से हटेगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूर्ण की भाग पर विचार करें, मतलब ये आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट बताना है। अब 47 और 48, सॉरी पॉइंट यहां पे आएगा, 47 और 4 51 के आसपास आएगा, 51 के आसपास, तो आंसर हो जाएगा मेरा 52। ठीक है, अप्रोक्सीमेट बताना था आपको, पॉइंट में नहीं बताना था, तो 52 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रेन वाला, 2 क्वेश्चन बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ट्रेन स्टेशन पी से चलना आरंभ करती है, QRST से होती हुई चलती है और स्टेशन यू तक पहुंचती है। ठीक है, ये स्टेशन में QRST पर क्रमशः 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट के लिए रुकती है। पी और यू के बीच दूरी 50 किलोमीटर की है। स्टेशन पी और यू के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या है यदि स्टेशनों के बीच 70 मिनट के एक समान चाल से चलती है। एग्जाम में तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ने वाला हूं कि मेरे को अगर एग्जाम देना होता, ये क्वेश्चन देखता, मैं वहां छोड़ देता, क्योंकि मेरे को लग रहा है यार पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, सॉल्व करने में और भी सोचूंगा तो फिर टाइम लगने वाला है। मैं वो क्वेश्चन करूंगा जो तो मैंने डायरेक्ट मेरे को आते हैं, जो मैंने प्रैक्टिस में भी किए हुए हैं, वो मैं कर लूंगा। जिसमें सोचना पड़ेगा वो मैं नहीं करूंगा, टाइम बचेगा तो करूंगा, इसको मार्क कर लूंगा फिलहाल, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो मेरे को आते हैं पहले मैं वो देखूंगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ निकालना कैसे है इसको। उसके कहने का मतलब जो है वो ये है कि पी से ट्रेन चलती है, बीच में आते हैं QRST वाले स्टेशन और यू तक इसको जाना है। यहां से लेके यहां तक वो कह रहा है 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन यहां पे वो 2 मिनट रुकती है, यहां 4 मिनट रुकती है, यहां 6 मिनट रुकती है और यहां पे 8 मिनट रुकती है। टोटल उसने बोला टोटल टाइम लगा 70 मिनट। ठीक है, मतलब 70 मिनट तक चलती रही वो, टोटल टाइम नहीं लगा। यहां देखिए पढ़िए संख्या वाला, पी और यू के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या है यदि ये स्टेशन के बीच 70 मिनट के लिए एक समान चाल से चलती रही। 70 मिनट चलती रही है, अगर 70 मिनट चलती रही तो फिर ये टाइम भी बीच में काउंट कर लूं, 2 4 6 6 12 और 20, तो 20 मिनट तो बीच में रुकी। इसका मतलब टोटल टाइम कितना लगाया, 90 मिनट लगाए, टोटल 90 मिनट इसको लगे हैं यहां से यहां तक आने में। और यहां से यहां तक आने में डिस्टेंस क्या है, 50। स्पीड निकालने, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस तो हो गया 50 का और टाइम लगे 90 मिनट। अब ये किलोमीटर है, ये मिनट है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा आवर्स में। ये अगर चेंज करूंगा 3 2 3 3 9, 3 2 6, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 3, ये स्पीड हो जाएगी 100/3, ए ऑप्शन 100/3। ठीक है, समझ गए कि 70 मिनट तो सिर्फ चलती रही वो, लेकिन 20 मिनट बीच में रुकी भी है। इसका मतलब टोटल टाइम उसको 90 मिनट लगे हैं पी से यू तक पहुंचने में, और डिस्टेंस कितना है 50 का, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, हमको मिल जाएगी स्पीड। ठीक है, क्लियर है? था इजी बट देखने में लेंथी लग रहा था। चलिए आगे फिर से चक्रवृद्धि ब्याज का आपको उसने बोला है 10 लाख पर 3% वार्षिक की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किया गया चक्रवृद्धि ब्याज, ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अक्षर वर्षों, मतलब हमको टाइम निकालना है, तो जब टाइम निकालने का क्वेश्चन आ गया ना तो फिर तो बड़ा ही आसान हो गया काम। क्यों? मेरे को पता है मेरे को 3% इंटरेस्ट मिलता है 10 लाख पे। अगर 10 लाख का 3% में निकालूं, परसेंट हटाऊं, नीचे 100 आएगा, 2 जीरो कट जाएंगी, 4 जीरो रह जाएंगे। इसका मतलब 1 साल का मेरे को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 30,000 रुपए मिलेगा। 1 साल का 30,000। आपने बस ये सोचना है कितने साल में ये 90,000 92,000 के पास आ जाएगा। अगर 1 साल का 30 है तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसके आसपास पहुंच जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आपका 3 है। समझिए, बहुत इजी था। कभी भी टाइम निकालने का क्वेश्चन आ गया, आपने देखना 1 साल का इंटरेस्ट क्या बनता है 30,000, तो कितने साल में इसके पास आऊंगा 3 साल में, तो 3 साल के इसके पास, आंसर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से आपने एग्जाम में करना है। मैं आपको एसएससी के मॉक टेस्ट इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपकी सारी रिवीजन हो जाए और आपको साथ साथ में यह भी पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। ये पिछले साल के क्वेश्चन थे जो आए थे एग्जाम में। ठीक है, आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन पता चल गया होगा। रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज वाला आपको एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मिरर इमेज वाला एक क्वेश्चन आएगा, तो ये सारे क्वेश्चन आने ही वाले हैं। और इसके अंदर आपने देखा टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज रेशियो, इन सब के क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर है? चलिए आज की वीडियो में इतना ही।
थैंक यू।